अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का मौजू जो है वो भी बहुत ख़ास है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस भी मौसूल हो रहे थे कि इस मौजू के हवाले से बात की जाए। ख़ास तौर पर हमारे जो नवाही इलाके हैं शहर के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इशू भी होता है। तो इशू के साथ साथ काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा या रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। सो आज कोशिश करेंगे कि हम बच्चियों की तालीम के हवाले से डिस्कस करें कि ख़वातीन के लिए तालीम कितनी अहम है, उनके लिए कॉलेजेस स्कूल्स में जिस तरीके से तालीम को लेकर चला जा रहा है, क्या रहनुमाई हो सकती है, करियर को लेकर कैसे बच्चियाँ अमली मैदान में आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या क्या हो सकती हैं। फिर जैसे आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी किस ख़वातीन वेव एफ एम 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, इन पेजेस के ऊपर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें देख भी सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। सो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है डॉक्टर रुबीना यास्मीन ने और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा कंवल। सो ये दोनों जो मेहमान हैं हमारे आज के, ये ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुड़े हवाला से, लेक्चरार हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो मैं डिस्कशन का आगाज़ बाकायदा तौर पर डॉक्टर साहब आपसे करूँगा, डॉक्टर रुबीना यास्मीन साहिबा से, कि सबसे पहले तो हम बच्चियों की तालीम के हवाले से जब भी बात करते हैं कि तालीम बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता अब शहरी इलाकों तक तो तकरीबन आ चुकी है, लेकिन देहातों में या नवाही इलाकों में अभी भी लगता है कि हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगी। सो बच्चियों की तालीम के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि आप स्पेशली वुमेन कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर बच्चियों की जो रेशो है, उनकी गाइडलाइन है, ये चीज़ें भी आपसे सीखेंगे। तो सबसे पहले अहमियत को कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, इसमें हमें मदद करने के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में हमें बुलाया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। तो हमारा जैसे आज ख़वातीन के हवाले से हम बात करें, इनकी तालीम और इनकी तरक्की के हवाले से, तो ख़वातीन को आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यानी हम समझते हैं कि हम अब बहुत तरक्की कर रहे हैं तो हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो गए, लेकिन मसाइल अभी भी कुछ इलाकों में वैसे ही बरकरार हैं। तो ख़वातीन की तालीम का जो है, हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने हमें हक़ दिया है कि मर्द और ख़वातीन जो है उन दोनों को तालीम का बराबर हक़ है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्क की तरक्की के लिए कायदे आज़म ने भी, उनका भी ये कौल था कि मर्द और ख़वातीन जो है उस वक्त तक, यानी जब तक ये मिल के शाना फशाना काम नहीं करेंगे, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। कुरान पाक में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी यही हिदायत हमारे लिए है कि मर्द और औरत बराबर हैं और उन्हें अगर बराबर हैं तो उन्हें फिर तरक्की में भी उतना ही हक हासिल है। जी, तो इस हवाले से फिर अगर हमारा देखा जाए तो आज हम जैसे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुड़ावाला में एक बैकवर्ड एरिया जिसे कहा जाए, पसमानदा इलाका से भी वहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत से मसाइल बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। बच्चियों को आने जाने के कुछ दुश्वारियाँ हैं, हालांकि उन्हें कहा जाता है कि मैट्रिक के बाद, मैट्रिक हो गया अब आपने जाना है, तो कैसे, अगर उन्हें हम किसी स्पेशल डे के लिए बुलाते हैं, कभी वैसे हमारे कॉलेज ने एक डेवो जो है वो दूसरे इलाकों में जाती है, उनको लेके आती है स्टूडेंट्स को। कभी एक बार कभी ऐसा हो जाए कि डेवो अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों का यही होता है कि हमें घर से कोई ड्रॉप नहीं करने वाला। बहुत बड़ा इशू है जी, बहुत बड़ा इशू। और बच्चों को एडमिशन लेना सबसे बड़ा होता है कि हम एडमिशन लेने के लिए इतनी एफर्ट करते हैं, हम खुद स्टूडेंट्स तक पहुँचते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि भी तालीम इनके लिए ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स को कायल करते हैं। तो स्टूडेंट्स को आज भी वही मसाइल हैं कि उन्हें एडमिशन लेने के लिए जिससे
हैं कि वो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो साथ साथ बच्चियाँ जॉब कर रही हैं और साथ उन्होंने एडमिशन तालीम लिया को हुआ है। कंटिन्यू किया हुआ है, बिल्कुल सही जी, तो ख़वातीन की तालीम के हवाले से जितनी ये तालीम ज़रूरी है, हमारा माशरा तरक्की कर ही नहीं सकता ख़वातीन की तालीम के बगैर। बिल्कुल क्योंकि सही। घर का जो निज़ाम है वो औरत ही देख रही होती है, बच्चों की तरबियत वही कर रही है। बच्चों के लिए तरबियत पहली जो है वो तरबियत का वो उनकी माँ की गोद है। बिल्कुल सही। तो अगर वहाँ से ही बच्चा जो है वो सही तरबियत नहीं पाता है और उसको प्रॉपर, एक माँ जो है वो ख़ुद परेशानियों में गिरी हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वो बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा, कंपैरेटिवली अगर हम देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, अगर रुझान को देखा जाए तो आज के दौर में इस रुझान को कैसे देखती हैं, जिसको हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न दौर है, ऐसे दौर में अब वैल्यूज़ चेंज हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं या अपने स्कूल या कॉलेज टाइम को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद उस वक्त ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं था ख़वातीन की तालीम का, कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी, सोशल वैल्यूज़ भी थी कि ख़वातीन की तालीम के हुसूल में बहुत सारी रुकावटें या बैरियर्स होते थे। सो आज के दौर में कैसे देखती हैं उस रुझान को? जी, रुकावटें जो हैं वो उस वक्त में तो थी, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि अगर हम 1857 की जंग आज़ादी के बाद ही देखते हैं तो उस वक्त भी ख़वातीन जो हैं उन पर उस माशरे में, हिंदू माशरे में रहते हुए वो उन्हीं रस्म व रिवाज का हिस्सा बन चुके थे और उन्हें तालीम से दूर रखा जाता था, उन्हें पाबंदियों में रखा जाता था, बेवा के साथ, ख़वातीन के साथ जो सलूक होता था। तो इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीम की तरफ पहले मर्दों की तवज्जो जो है वो दिलाई कि अगर एक तालीम याफ्ता मुआशरा होगा, मर्द खुद इस चीज़ से अवेयरनेस रखेंगे कि हमारी ख़वातीन के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। तो उन्होंने मदरसों का क़याम किया, अलीगढ़ कॉलेज का क़याम किया। तो उसमें फिर जब एक मैरी कारपेंटर जो हैं वो लंदन से आई हैं, जब हिंदुस्तान में उन्होंने ख़वातीन को जब देखा कि इतनी पसमानदा ख़वातीन है तो उन्होंने उसके लिए जब एफर्ट शुरू की तो सैयद अहमद ख़ान की जब उनसे मुलाकात हुई तो स्पेशल उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे मुल्क की ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आज वही मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो 1920 में फिर यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उससे कितने काबिल ख़वातीन और मर्द जो हैं वो आज माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दबिस्तान के लोगों से कहा कि ख़वातीन के लिए अदबी तहरीरें लिखना शुरू करें। डिप्टी नज़ीर अहमद ने ऐसे नावल लिखे जिसमें ख़वातीन के मसाइल, इन चीज़ों को उजागर के उनकी तालीम के लिए, उनकी तहजीब के लिए काम किया। फिर मौलाना हाली हैं, उन्होंने जैसे चुप की दाद हो गई, ऐसी नज़में लिखी जिसमें बेटियों के बारे में लिखा, माओं के बारे में सब, और इसी तरह से फिर बेवा की मुनाजात हो गई, चुप की दाद हो गई, इस तरह की नज़में लिख के। ये तमाम चीज़ें मैडम ऐसा लगता है कि बहुत सपोर्टिव होती हैं मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी, हाँ जी, उनकी आज भी है, क्योंकि ये जैसे जैसे मैसेज मिलता है वैसे मोटिवेशन का लेवल भी बढ़ जाता है और दिल करता है कि आगे बढ़ा जाए। सो मैं आता हूँ जी, डॉक्टर साहिदा कमल हमारे साथ है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, रहनुमाई के लिए या गाइडलाइन के लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वालिदैन को गाइड करना पहले है, बच्चों को बाद में गाइड करना चाहिए। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुक कर दिया इजहार ख्याल करने का। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का कॉल है, गिव मी गुड मदर्स आई शैल गिव यू अ गुड नेशन। कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माँ देंगी, कि पढ़ी लिखी माँ जो है वो पढ़ी लिखी कौम की ज़मानत है, तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो डेफिनेटली बच्चों की उसी नहज पे तरबियत करेगी और मुआशरा जो है वो तालीम याफ्ता भी होगा, महज़ब भी होगा और तरक्की की तरफ भी गामज़न होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मैं ये समझती हूँ कि कहा जाता है कि पहले जो था, मतलब पहले पाबंदियाँ थीं लेकिन अब उनमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, क्योंकि इस पे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और इसके खातिर खान नताइज भी सामने आए हैं। ख़वातीन जो हैं, पहले बहुत से शोबा जात ऐसे थे जहाँ पे और फीमेल्स को काम करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब आई थिंक सो कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर औरतों की तादाद सिफर हो, यानी हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं और उनकी प्रॉपर हौसला अफजाई भी की जा रही है। बिल्कुल सही। और ये खुशाइन भी है, क्योंकि जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, कि औरत जो है वो, यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें औरत नहीं है, और कोई कि मुआशरा भी उसी वक्त तरक्की करता है जब मर्दों के साथ साथ औरतें भी शाना बशाना काम करती हैं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है कि जैसे ही दौर बदलता है तो दौर के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज आ जाता है। अब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं तो आज के दौर में, जैसे कि आप भी जानती हैं, बहुत आम बात हो चुकी है
कि ख़वातीन अब अमली मैदान में कदम रख चुकी हैं। आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ ऑफिस के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बैंक्स में ख़वातीन जॉब करती हैं, वर्किंग करती हैं, बिज़नेस भी करती हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ के जो मौक़े हैं वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ चुके हैं। सो अगली डोमेन ये आती है कि अब चूँकि अब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बच्चों की तालीम अहम है, उसमें बुनियादी तौर पर जो रुकावटें हैं वो तो हैं, जिसको भी हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे। डॉक्टर रुबीना ने हमें थोड़ा गाइड भी इस हवाले से किया कि जब भी सराउंडिंग्स में या नवाही इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे ट्रांसपोर्ट का इशू आता है बच्चियों की तालीम के लिए। फिर उन इलाकों में वालिदैन की रहनुमाई का इशू आता है, उनको गाइड करने का इशू आता है कि बच्चियों की तालीम को कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है, थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो ये आता है आज के दौर के मुताबिक कि कोई भी किसी भी डिग्री में अगर कोई बच्ची तालीम हासिल करती है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका स्कोप क्या है। वो डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिकली कुछ करना चाहती है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहा मैं सर Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your department. Actually, it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program and we offer it after FSc. All right. And also we offer a 2-year MPhil program, and inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसना पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो है वो diseases हो सकते हैं syndrome में, ठीक है। तो like अगर आपके कोई भी ऐसी disease है जिसमें आपका like platelets count हो गए, कम हो गए हैं, आपके कुछ WBCs count ज़्यादा हो गए, कम हो गया, तो इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBCs काउंट कम है तो आपको ये डिजीज़ है, तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबॉर्ट्री में। जब तक उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग की लेबॉर्ट्री जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज़ है, ये वायरस है। देखिए एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो हैं वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, कोविड-19 है और साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूँ तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। तो इसलिए मेडिकल जो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस तो तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं,
जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। जब हम डायग्नोस किया हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम इसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई। वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का, तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा। और हम लोग जो था ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? इस तरह है कि हम लोग we have replaced manpower with robots. We can replace men केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो different sample collection है, we used to do with human manpower, but we can replace it with robot. They can save us time. They can save manpower. इतनी देर में जो है वो रोबोट्स जो है सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जब पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए। और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। तो आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? Recently, मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। हमारे जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। माशाल्लाह, that's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. All right. Actually, we are also labs हमारी अपनी है। इसके अलावा we also invited externals for arranging seminar, conferences, and also one-hand practices. They also include workshop. इसमें workshop वगैरह होती हैं different। हम लोग जो हैं वो instruments जो होते हैं, equipments होते हैं different laboratory की, standard laboratory की है, इनके जो हैं वो laboratory managers जो हैं उन्हें invite करते हैं, then वो hands-on practices करवाते हैं हमारे students को। All right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? Yes, ma'am, they are part of that. Okay. I would like to know what career paths are available for, you know, medical laboratory professionals, and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी
इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं. इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ऑन लैब. दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर. दे कैन वर्क एज अ लैब सुपरवाइजर. They can lab as a forensic scientist. They can work as a professional laboratory scientist. They can work in different laboratory sectors, like they can work in microbiology lab. Actually, medical laboratory science is a vast field. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, biotechnology, biochemistry, hematology, histology. तो different जिस तरह इस different इस areas की हमारे पास lab होती है. तो students can supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well, about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences? Especially the confusion between the scientist and a technician. First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है. हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन. Right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है. And medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Main difference is between degree and diploma. ठीक है. A degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है. और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है. देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म PCR. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट किए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो थे वो PCR के ऐड किए हैं और इनमें से किस प्रोडक्ट का क्या काम था. कि DNA की मल्टीपल कॉपीज बनी है. टेक्नीशियन को बस ये पता है कि मल्टीपल कॉपीज बनी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट को ये पता है कि किस तरह बनी है. एंड टेक्नीशियन का जो है वो काम है वो है सैम्पलिंग के साथ, सैंपल कलेक्शन. But our laboratory technologist deals with not deal with the sample collection. We process labs, manuals. We prepare SOPs, standard operating procedures. Right. ठीक. So how a medical laboratory scientist or a technician differs in terms of impact, because you discussed that the training is different, the responsibilities are different. How the impact is different between the two? मैम इस तरह है कि जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ना, उसने जिस तरह मैंने उसको सैंपल कलेक्शन के लिए भेज देना, उसने सैंपल कलेक्शन करनी है. देन उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करना है, जो यूज़ हमने किए हैं. जी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़रूख शेख. मेरा और आपका साथ हुआ करता है 2 बजे तक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में. आज हम बात कर रहे हैं जी वुमेन एजुकेशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस.
स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना यास्मीन और डॉक्टर साजिदा कमल, दोनों लेक्चरार हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुटियावाला से। सो जनाब, डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस और कॉल्स मेरे तक पहुंची हैं आपकी, उनको शो का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे अपनी डिस्कशन की जानिब। एक दफ़ा बताता चलूँ कि आप मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं 0334 1966 966 पर कॉल्स या मैसेजेस के साथ। हमें जनाब आबिद साहब ने कॉल की है 240 रेबे चदर से, और ये कहते हैं जी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, साथ में इनके बेटे हैं मोहम्मद अहमद कादरी, वो भी सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। हमें मैसेज किया है चंदा ने और कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सर, कैसे हैं आप? शो इज़ नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा कहती हैं सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ लोगों ने हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी ज्वाइन किया, उनको भी शो का हिस्सा बनाते हैं, उनके नाम मैं शामिल करूँगा। हमें जनाब हसनैन हैं हमारे साथ सोशल मीडिया के ऊपर, और फ़हीम अफसल हैं, शफ़ीकुर रहमान हैं, हिना मलिक हैं और मोहम्मद उसामा हैं। सोशल मीडिया के हमें ज्वाइन किया, आप हमें देख रहे हैं, शोज़ को पसंद कर रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो जनाब, ये मैसेजेस का या कॉल्स का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम बाकी है। डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सो वुमेन एजुकेशन के हवाले से जब सब्जेक्ट्स की चॉइस आती है या काउंसलिंग की जब भी बात की जाती है, सो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि काउंसलिंग जो है वो 2 स्टेजेस से गुजर के होती है। पहली स्टेज वो होती है जब बच्चों को या बच्चियों को आपने सब्जेक्ट गाइड करना होता है कि किस सब्जेक्ट में तालीम हासिल करनी है। उसको करने के बाद दूसरी स्टेज आती है कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए, जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, कौन सी फील्ड बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है। सो ये गाइडलाइन भी रिक्वायर होती है। मैं आता हूँ पहली स्टेज की तरफ कि सब्जेक्ट गाइडलाइन जो है वो कितनी अहम है। मैं डॉक्टर रुबीना से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि तालीम और बहुत सारे है कि तमाम डिग्रीज़ या तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो बॉयज़ या गर्ल्स सबके लिए नहीं होते, बच्चियों के लिए कुछ और होते हैं, बच्चों के लिए कुछ और होते हैं। बीइंग द एजुकेशनिस्ट, क्या समझती हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को जो तालीम हम दिलवाते हैं तो हमें ये भी साथ में देखना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है और वो क्या काम जो है वो कर सकते हैं, किस फील्ड में वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आजकल बच्चों के लिए जो सबसे पेरेंट्स की और बच्चों की खुद कोशिश होती है कि हम मौलमा के पेशे से, तदरीस के पेशे से मुंसलिक हो जाएं, और इसी को मुतबिर समझा जाता है। वो समझते हैं कि इसमें होंगे तो हमारे लिए भी ये अच्छा रहेगा। बच्चों के जैसे कि शादी के मसाइल और जो ये होते हैं, तो पे हर एक की कोशिश होती है कि हमें टीचिंग के शोबा से मुंसलिक तो लेकिन बच्चियों को तालीम जो है वो हर शोबे में उनका इंटरेस्ट है, वो बड़े अच्छे से तमाम डिग्रीज़ जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो तमाम शोबों में जा रही हैं। तो इनके लिए कोई पाबंदी जो है वो ऐसी नहीं है कि वो नहीं कर सकती हैं। अब आप देखें कि इन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में और मेडिकल फील्ड में, साइंस के फील्ड में हर जगह बच्चियां जो हैं वो बहुत अच्छे से तालीम हासिल भी कर रही हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और फिर वो जिस फील्ड में जा रही हैं वहाँ भी बड़े अच्छे से उन्होंने अपने जो उनका कैरियर है उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कहीं से भी नहीं लगता कि ये काम जो है सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ भी उतने ही अच्छे से डिपार्टमेंट्स को करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि बच्चियों की तालीम को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि मैट्रिक का या इंटर का जब भी रिज़ल्ट आता है, जो बच्चियाँ हैं उनके मार्क्स कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आ रहे होते हैं, उनका रिज़ल्ट बेहतर होता है। लेकिन जब फाइनल स्टेज पर हम जाते हैं, मास्टर्स हैं, एमफिल हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो वहाँ पर आके बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो स्टेप बैक कर जाती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती, जबकि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाली होती हैं। सो क्या इस तरीके से आपकी सोसाइटी में खला बाकी नहीं रहता है? बिल्कुल। अभी जो देखा जाए तो फीमेल्स जो हैं वो बहुत मेहनत से स्टडीज़ को कंप्लीट करती हैं और अच्छा स्कोर होता है उनका, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
तो अभी जैसे बेटों को देखा जाए तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बेटों को बार बार मतलब एक चीज़ को रियलाइज़ करवाना, कुछ होते हैं मतलब खुद भी कोई 2% समझ लें, लेकिन बेटियां जो हैं ये इस मामले में बड़ा मेहनत से वो पहुंचती हैं अपनी स्टेज पे और अपनी डिग्री कंप्लीट करती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, जो है ये शादी होने के बाद उनके इतने अहम डिग्रीज जो हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो उनको घर बिठा दिया जाता है, जिससे एक तो मतलब इतने अहम डिग्रीज जो हैं जो उन्होंने एक दूसरों का हक मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, वो रिजर्व की हुई सीट जो है वो हम वेस्ट कर देते हैं, तो इससे फिर माशरे में खुला तो बाकी रहेगा। बिल्कुल सही है। तो मैं डॉक्टर साहिदा हैं उनसे पूछना चाहूँगा करियर अपॉर्चुनिटी के हवाले से क्या देखती हैं कि आज का दौर जो है वो बड़ा अहम है? जी हाँ, मैं समझती हूँ कि ख़ातीन जो हैं वो हर मैदान में आगे आ रही हैं। मौजूदा दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और आप लोग देखते होंगे कि जो ऑनलाइन काम करती हैं फीमेल जो है वो घर, अगर उनको परमिशन नहीं भी मिलती है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की तरफ से या शौहर की तरफ से किसी भी फील्ड में जाने की परमिशन नहीं है, तो वो घर बैठ के अर्निंग कर सकती है। यानी अपनी जो भी उन्होंने डिग्री ली है वो कुछ डिग्रीज ऐसी हैं कि जो वो घर बैठ के उससे फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन कुछ डिग्रीज जो हैं उनके लिए प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मौजूदा दौर में बहुत सी खातीन जो हैं, बहुत सी जो बच्चियाँ हैं, हमारे अपने कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खोलने वाला से बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट कर रही है, मुख्तलिफ जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं वो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हैं या उन्होंने अपने यूट्यूब पे ये बनाए हुए चैनल में उस पर शेयर करती हैं और बहुत अच्छा वो कर रही है। बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि बच्चियां जो है अपने मैदान में आती हैं। बिल्कुल सही। तो अभी हमारी प्रिंसिपल साहबा जो है उनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं, खासकर हमारे कॉलेज की जो बच्चियां हैं, वो हर फील्ड में आगे आएँ। बिल्कुल सही। और वो टीचर्स को भी गाइड करती रहती हैं क्या किस तरह से अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना है। और हमारी अपनी भी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं हर फील्ड में आगे आएँ और कॉलेज में भी इस चीज़ों का इनकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो इसके प्रोग्राम, ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो करवाए जा रहे हैं IT के, ताकि बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के कमा सकें जिनको परमिशन नहीं भी मिलती है। सही है। और वह भी कुछ ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है और प्रिंसिपल साहबा की कोशिश ये होती है कि वो अगर उनको किसी और जगह पे काम करने की परमिशन नहीं है तो कम से कम वो घर बैठ के अपना कमा सकें। बिल्कुल सही। और बहुत सी बच्चियां जो हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं और टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से काम करना है और बच्चियां बहुत अर्न कर रही हैं। बिल्कुल सही। उसी की एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि इंकरेजमेंट फैक्टर साथ में जुड़ा हुआ है कि साथ साथ हौसला अफजाई मिलती रहती है, एक सपोर्ट मिल जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ सपोर्ट का इंतज़ार होता है कि कहीं से कुछ मॉरल सपोर्ट ही कम अज़ कम मिलेगी तो हौसला बढ़ जाता है, कुछ करने को दिल करता है। सो वक्त महदूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के टॉपिक के हवाले से, जैसे हम कह रहे हैं कि वुमेन एजुकेशन में उनकी काउंसलिंग और गाइडलाइन को सामने रखते हुए वालिदैन को हम आगाही देना चाहते हैं या बच्चियों की तालीम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई करने का टाइम आता है तो आप उन पे पाबंदियां लगा देते हैं। ठीक है। उसको और जो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हमारे मुआशरे में कि आप उन बेटियों के साथ ज्यादती ना करें। सारे जिन्होंने मेहनत की, उनके बहुत से ख्वाब हैं अपनी ज़िंदगी में। सही। वो कुछ काम करना चाहती हैं, वो कुछ अर्न करना चाहती हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी को गुजारना चाहती हैं, तो उन पे ऐसी पाबंदियां ना लगाएं। ऐसी पाबंदियां लगाने से क्या होता है कि हमारे मुआशरे में जो समाजी घुटन है उसमें इजाफा होता है। और मोस्टली जो हमारे मोस्टली आज के ज़माने में जो नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि और लड़कियों को काम करने की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी डिग्रीज के मुताबिक काम करने के मौका नहीं दिया जा रहे हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से वो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। सही है। मैं आता हूँ जी डॉक्टर रुबीना की तरफ। मैम क्या कहना चाहेंगी टॉपिक को देखते हुए, क्या मैसेज होगा
जी, मैं सबसे पहले तो ये भी आपको बताऊंगी कि हमारे कॉलेज में जैसा कि वुमेन यूएन प्रोग्राम जो है, तो इसके तहत भी डिजिटल स्किल्स सिखाने का जो प्रोग्राम है, हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खुड़ियांवाला के जो स्टूडेंट्स थे उनको एडमिशन इसमें करवाया है, एनरोल करवाया है, जिससे वो सिर्फ फ़िज़िकल क्लासेस ही नहीं, वो इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जिसके लिए उनको फैसिलिटी होगी कि वो अगर मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में या जिस वक्त वो अवेलेबल है उनको क्लासेस दी जाएंगी। और इस डिजिटल स्किल के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैडम लेके आ रही हैं, ताकि इनको और उसमें वो ख़ुद गाइड कर रही हैं बच्चों को कि कैसे इसको स्टेबल किया जाए और किस तरह से इसको फिर मैनेज भी किया जाए और इसमें जिद्दत भी लेके आए। बिल्कुल तो सही। इसके लिए उन्होंने हमारी टीम्स बनाई हुई हैं कि आपने किस फील्ड के गाइड करना है, बाकी ने कैसे करना है। हम लोग बच्चों को आर्टिकल्स लिखने की तरफ, कंटेंट राइटिंग की तरफ उनके कहने पे करवा रहे हैं। हमने सेमिनार्स करवाए हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हैं, तरबियती प्रोग्राम करवा रहे हैं जिसमें बच्चों को स्पेशल स्किल्स की तरफ गाइड किया जा रहा है कि डिग्री के साथ, अगर आप डिग्री के मुताबिक आपको अभी नहीं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। जज़ाकल्लाह मैम। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, ये था आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और आज हमने डिस्कस किया वुमेन एजुकेशन को। उसमें जो अहम पहलू था वो था काउंसलिंग का और गाइडलाइन का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर रुबीना यास्मीन और साथ में थी डॉक्टर साजिदा कमल, लेक्चरर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन खुड़ियांवाला। सो डिटेल डिस्कशन रही, चीज़ों को समझने का मौका मिला और ख़वातीन की एजुकेशन में ख़ास तौर पर जो रुकावटें या प्रॉब्लम्स हमें लगती हैं वो भी हमें बताई गई कि क्या हैं और उनके सोल्यूशंस भी बताए गए। मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब दौर बदल जाता है तो रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ जाती है। तो जब बदलते दौर के साथ आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो भी बेहतर नहीं होती, आप पीछे रह जाते हैं और दौर आगे से आगे चलता जाता है। और आने वाला जो दौर है जिसको हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी के दौर में बदलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब टेक्नोलॉजी के साथ आप फेमिलियर नहीं होंगे, अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये कि वक्त बहुत तेज़ी से आगे गुजरेगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप यहाँ से ले सकते हैं कि कोविड से लेके आज तक गालिबन 7-8 साल से दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। और पहले ये डायनामिक्स जो है ये कई साल लेते थे बदलने में, दुनिया अपना नक्शा बदलने में और अपने मनाजिर को चेंज करने में बहुत वक्त लेती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से बहुत तेज़ी से सब कुछ आता जा रहा है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है। तो ऐसे में सोच को भी बदलना है। सोच में सबसे बड़ी बात अवेयरनेस है, गाइडलाइन है। बच्चियों की तालीम के हवाले से बच्चियों को अगर आप, बड़ा खूबसूरत मैसेज है डॉक्टर साहब का कि बच्चियों को तालीम तो हम दिलवा देते हैं लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें। वहाँ पे कोई किसी किस्म की कदगन नहीं होनी चाहिए। ये अगर ये पहला ट्रस्ट हमारा मुकम्मल होता है कि बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और पढ़ती हैं, तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए कि अगर वो अमली मैदान में आती हैं, कुछ परफॉर्म करना चाहती हैं, तो उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको ये एतमाद मिले कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके भी कुछ कर सकती हैं। और यकीनन ये आज के दौर की ज़रूरत भी है। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।